जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्कों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए, जो सिक्के जो थे उनके प्रचलन के लिए उत्तरदायी था अक्षपटलाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है? तो मेगस्थनीज की इंडिका में पांड्य वंश का राज्य का जो है वर्णन है। भारत का निम्नलिखित में कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? अब इनमें से देखा जाए दोस्तों तो केरल और तमिलनाडु ये दोनों ही जो है इसके अंग नहीं थे, कश्मीर था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था? तो जनपद स्तर के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रादेशिक राजू और युक्त, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो वो शासन कर रहा था दोस्तों सीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था के बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? तो ये विधान किया था दोस्तों कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है? तो अर्थशास्त्र के अंदर जो है दोस्तों दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है। सेस्टिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सेस्टिन कहते थे दोस्तों श्रेणी के अध्यक्ष को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो यह संदर्भित किया है दोस्तों कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय के न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो न्यायाधीश होते थे इनको उपदेष्टा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाग स्थानीय कर, ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि भाग जो है ये भूमिकर होता था, वह ये कर, महसूल, प्रणय, आपात कर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अब जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए, सही बात है। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी व अरमेक लिपियों में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। उसके 3 स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही है। निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो इनमें से देखा जाए दोस्तों तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये इसने जारी नहीं किया था, ये रुद्रदामन ने जारी किया था। निम्न में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजूक निष्पादित करते थे? जो राजूक जो होता था दोस्तों ये न्यायिक कार्य निष्पादित करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 सूचियाँ दी गई है, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, उत्तरापथ ये राजधानी थी तक्षशिला की, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य देश जो था इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया? तो ये अभिलेख जो दोस्तों मिला है मास्की में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो उसके अभिलेख है उनके ऊपर देखिए आप कि वे ताम्र पर पत्र पर उत्कीर्ण हैं, नहीं, गलत बात है। वे अशोक की वंशावली की सूचना देती है, ये भी गलत है। तो दोनों जो है अपने गलत हो जाएंगे। तो नहीं एक और नहीं 2 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? जो मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहते थे और उसमें 18 तीर्थों का उल्लेख है। मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? ये था दोस्तों मापतोल का जो अधिकारी होता था उसी को पोतवाध्यक्ष कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है, तो इसका संबंध है दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था से। अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को मिलने वाली कर मुक्त भूमि को कहा जाता था? तो कर मुक्त भूमि को कहते थे दोस्तों ब्रह्मदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक के प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख इनमें से किस अभिलेख में है? तो ये जो दोस्तों अपना बाबरू का शिलालेख है विराट वाला, इसके अंदर इन चीज़ों का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए, अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया, ये गलत है। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में दम में की परिभाषा दी, ये भी गलत है। अशोक ने अपने दम की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे हैं। तो ये जो 3 पदाधिकारी हैं ये थे दोस्तों युक्त, राजूक और प्रादेशिक। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो अपना सही हो जाएगा।
अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या? अब यहाँ उसके जो चार पशु हैं उनका सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले घोड़ा था, मतलब अश्व, फिर सिंह, फिर हाथी और फिर वृषभ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और शक्तिपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों शिलालेख द्वितीय, मतलब दूसरे शिलालेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है? तो दोनों का नामोल्लेख की बात करें तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का शिलालेख है उसमें मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो ये 12वां जो शिलालेख है ये समर्पित है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है हमें उसके अशोक के 13वें शिलालेख में, अर्थात केवल 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रुमिनदेही के बारे में पूछा तो देखिए, राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख है, गलत है। कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख है, ये भी गलत है। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। धर्मराज की भी एक उपाधि थी। धर्मराज किसकी उपाधि थी? तो ये अशोक की उपाधि थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो अशोक के दक्षिण के भाग का प्रशासकीय केंद्र था सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृत्व विचार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों उसका पृथक जो कलिंग अभिलेख है उसमें। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई दोस्तों हमें कनगहल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो ये कहता है हमें दोस्तों 12वां शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख उनकी अधिकतर की लिपि है ब्राह्मी। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और अहिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो ये प्रकट होती है दोस्तों धौली और जौगढ़ के अभिलेख से। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, तो उसके 14 शिलालेख गिरनार से मिले हैं। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ये कौशाम्बी का जो शिलालेख है उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई है? तो अशोक के अभिलेख में देखिए की गई ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक और ग्रीक, ये चारों लिपियाँ जो है उपयोग की गई हैं। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया? तो ये किया दोस्तों उन्होंने 13वें शिलालेख में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? तो ये था दोस्तों रामपुरवा अभिलेख। अशोक ने अपने समकालीन शासकों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख उसके मतलब किस शिलालेख में मिला? तो ये मिला दोस्तों में उसके 13वें शिलालेख में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो उसे महामात्यासर्प कहते थे। वह लेख जिसमें उसकी एक रानी कारोबाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है वह है, तो वो जो है लेख हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी का स्तंभ लेख। चाणक्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में 6 गुण नीति पर प्रकाश डाला गया? जो 6 गुण नीति है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया 7वें अधिकरण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने अशोक के कितने स्तंभों का उल्लेख किया है? तो ह्वेनसांग ने उल्लेख किया दोस्तों 15 स्तंभों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में दुकुल था। जो दुकुल जो है दोस्तों मौर्य काल में एक प्रकार का श्वेत और चिकना वस्त्र था। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था? तो ये ताम्रलिप्ति जो है उड़ीसा का ये था। मौर्य काल में तांबे का सिक्का कहलाता था। जो तांबे का सिक्का होता था दोस्तों उसको मासक कहते थे। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।